तुम्हें अगवा कर लिया गया था। मुझे अगवा कर लिया गया था, हाँ। और ये चमत्कार था कि मैं बाहर आ गई। और उस समय मैं इज़राइल में किसी को नहीं जानती थी। लेकिन जो हुआ, उसने मुझे एक प्रेरणा दी। मतलब मैं बस ये जानना चाहती थी कि वहाँ कैसा है। मैंने देखा कि वहाँ कैसा है। और मैं इतिहास और बाकी चीज़ों के बारे में और जानना चाहती थी। तो मैंने फिर से बहुत कुछ पढ़ा और फिर मुझे सच में लगा कि ये मेरा मकसद है, कि मैं दुनिया के सामने ये उजागर करूं कि फ़िलिस्तीन एक झूठ है। पौशाली दास इंडिया इज़राइल नेक्सस की सह संस्थापक और लेखिका है। मुझे गर्व है कि वे कोर्ट इंटरव्यूज में हमारे साथ है। स्वागत है पौशाली दास। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देख के लगता है आप इज़राइल कई बार आई हैं। मैंने आपको यहाँ अक्सर देखा है और मैं वाकई आपकी यात्रा के बारे में जानने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। एक युवा भारतीय महिला जर्मनी में कैसे रहने लगी और इज़राइल के लिए इतनी प्रबल समर्थक कैसे बन गई? ठीक है, सबसे पहले मैं इतनी युवा नहीं हूँ। आप युवा है। धन्यवाद। तो मेरा जन्म कलकत्ता या कलकत्ता में हुआ था, जिससे आप परिचित हैं। और वो एक ऐसा शहर है जहाँ सह अस्तित्व है। तो मैं एक खूबसूरत माहौल में बड़ी हुई हूँ, जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग साथ रहते थे। और मेरी परवरिश भी इसी तरह हुई है, सच में। मैं ऐसे माहौल में बड़ी हुई जहाँ कोई धार्मिक पृष्ठभूमि नहीं थी। हम सिर्फ एक भगवान में विश्वास करते थे। और मैं कहूँगी कि वो एक अच्छी परवरिश थी। फिर मैंने अपनी स्कूल की आखिरी पढ़ाई नई दिल्ली में की थी। फिर मैं पढ़ाई के लिए यूके गई। वहाँ मेरे जर्मन पति से मिली और जर्मनी चली गई। और ये बहुत समय पहले की बात है, लेकिन करीब 23 साल पहले मेरा संपर्क हिब्रू शास्त्रों से भी हुआ, जिससे मुझे इज़राइल की धरती से एक जुड़ाव महसूस हुआ। ये आपने अपने विश्वास से किया। आप ईसाई हैं। हाँ, मैं कुछ समय तक ईसाई थी, हाँ। और फिर अब मैं यहूदी धर्म का पालन करती हूँ, हाँ। वाह, ठीक है। ये एक लंबा सफर रहा, आपको धर्म ग्रंथों का पता चला। तो आपको क्या आकर्षित करता है? मेरा मतलब है वहाँ बहुत कुछ है। मुझे पता है वहाँ बहुत कुछ है, लेकिन जब मैं ईसाई बनी, तो मुझे सबसे पहले इस बात ने आकर्षित किया कि यीशु एक यहूदी थे। सही। मैं नहीं समझा सकती, पर बचपन से ही मुझे यहूदी धर्म या यहूदियों की ओर आकर्षण रहा है। यहूदी लोग कौन हैं, ये जानने की जिज्ञासा थी। इज़राइल की धरती के लिए भी अनजाना प्यार था, पर कारण नहीं पता। सच में बता नहीं सकती क्यों। और मैं इज़राइल और इज़राइल के इतिहास के बारे में बहुत कुछ पढ़ रही थी, बाइबल की कहानियों के अलावा भी। तो मैंने अपने पति से कुछ साल पहले, शायद करीब 10 साल पहले कहा था। मैंने उनसे कहा, पता है क्या, मुझे लगता है कि यही मेरा मकसद है, इज़राइल की धरती के लिए लड़ना। लेकिन उस समय 10 साल पहले मैं इज़राइल गई भी नहीं थी। और मैं इस पूरे फ़िलिस्तीनी मुद्दे को लेकर भी चिंतित थी। क्या सच में इज़राइल फ़िलिस्तीनियों पर अत्याचार करता है? ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ तो तोरा की नैतिकता मानी जाती है। भला नैतिक लोग दूसरे लोगों को कैसे दबा सकते हैं? ये सब मेरे मन में था। तो आपके मन में सवाल थे, मेरे मन में सवाल थे। जैसा हम जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हमेशा इज़राइल के खिलाफ पक्षपाती रहा है। तो मेरे मन में ये विचार था कि इज़राइल एक रंग-भेदी राज्य हो सकता है, या कहें कि ज़्यादा श्वेत हो सकता है। जब मैं पहली बार इज़राइल गई, तो वहाँ ज़्यादातर लोग मेरे पति जैसे सुनहरे बाल और नीली आंखों वाले थे। और जब मैं पहली बार इज़राइल पहुंची, तो मैंने सोचा, ओह, ये क्या है? मैं यहाँ बिल्कुल भी अलग नहीं लगती। ऐसा लगा, वाह, हम दोनों यहाँ पूरी तरह घुल-मिल जाते हैं, सच में। मैंने सोचा, ये जगह कितनी खूबसूरत और विविधता से भरी है। तो जब मैं पहली बार इज़राइल पहुंची, उसी पहले दिन मेरा एक दिलचस्प अनुभव हुआ। क्या हुआ? तो मैं बाहर जा रही थी और सबसे पहले जहां मैं गई वो वेस्टर्न वॉल थी, अपने सामान को उस अपार्टमेंट में रखने के बाद जहां मैं ठहरी थी। और फिर मैं ईस्ट गेट से बाहर निकली, आप जानते हैं, डंग गेट, जो पूर्वी जेरूसलम की ओर जाता है। मुझे इसका पता नहीं था। और वो दिन बहुत गर्म था। और मैं असल में तुर्की से आई थी, क्योंकि मैं तुर्की में कुछ काम कर रही थी, एक इजरायली संस्था के जरिए भूकंप पीड़ितों की मदद कर रही थी। कितना दिलचस्प है। मैं बहुत गर्मी और थकान महसूस कर रही थी, इसलिए ज्यादा नहीं सोचा। मैं सड़क पर चलती रही और आखिर में मुझे थोड़ा असहज महसूस होने लगा। और कई टैक्सी ड्राइवरों ने मुझसे पूछा,
क्या मैं उनकी टैक्सी में बैठना चाहती हूँ? मैंने मना कर दिया। मैं बस चलना और इस जगह को देखना चाहती थी। ये शब्बात की सुबह थी। आखिरकार मैंने हार मानी और टैक्सी में बैठ गई। देखा, ये इजरायली नंबर प्लेट है, सब ठीक होगा। और मैं टैक्सी में बैठ गई। और संक्षेप में इस टैक्सी ड्राइवर ने जल्दी ही दरवाजे लॉक कर दिए और मैं ऐसी जगह पहुंच गई जहां मैं नहीं जाना चाहती थी। और मैंने देखा कि सड़कें घुमावदार थीं और मैंने एरिया ए देखा। क्या आपको पता था वो आपको कहीं और ले जा रहा है, या आपने कहा रुको मुझे होटल ले चलो? मैंने कहा था। फिर उसने कहा, तुम मेरी बहन हो, मुझे खुशी है कि तुम पवित्र भूमि पर आई। चलो, मैं तुम्हें असली इतिहास की जगह दिखाता हूँ। चलो, मैं तुम्हें बोस के खेत ले चलता हूँ और न जाने क्या क्या। चिंता मत करो कि यहाँ कोई सुरक्षा की समस्या थी। मैंने देखा वहां सड़क के संकेत थे। याद रखो, ये इज़राइल में मेरा पहला दिन था। मैं किसी को नहीं जानती थी और मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस मैंने देखा कि वहां संकेत यरूशलेम से बाहर जाने की दिशा दिखा रहे थे और इसलिए मैं सोच रही थी कि कम से कम अब वो मशहूर चेक पॉइंट आएगा जिसके बारे में आप मीडिया में सुनते हैं। आप जानते हैं, वो भयानक इजरायली चेक पॉइंट जहां बहुत बड़ी तलाशी होती है और न जाने क्या क्या। तो मैंने सोचा ठीक है, अब कम से कम एक इजरायली सैनिक होगा और मैं उससे बात कर सकती हूँ और बाहर निकल जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे पास अभी भी एक फोटो है। बस लोग टैक्सी को जाने दे रहे थे और वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई रोकना, कुछ भी नहीं। तो मैंने उस टैक्सी ड्राइवर से बात की। मैंने पूछा, वो मशहूर चेक पॉइंट कहाँ है जिसके बारे में लोग बात करते रहते हैं? और वो बोला, नहीं नहीं, वही तो चेक पॉइंट था। आओ बहन, हम आगे चलते हैं। और मैं बोली, ठीक है। मुझे लगता है कि एकमात्र समय आप जानते हैं जब आप मुझे लगता है ये इंसानी फितरत है, जब आप किसी संकट की स्थिति में जाते हैं, तो जैसे कोई एड्रेनलिन या कुछ होता है जो आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप कर सकते हैं, आप मजबूत और शांत हैं। लेकिन जब मैंने वो लाल निशान देखा, एरिया ए, वाह, और उस पे लिखा था कि यहूदियों को इसमें जाने की अनुमति नहीं है। इजरायली नागरिकों का प्रवेश मना है। मैं सोच रही थी, रुको, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? और वो बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाऊंगा। तो खैर, मैं आखिरकार वहां से गुजर गई। मैंने बस सड़क के संकेत देखे। वो था बैत जाला, बैत साहुर, बैतलहम। और वो सब उस समय एरिया ए में था। और फिर मैंने अचानक फिलिस्तीनी टैक्सी, फिलिस्तीनी पुलिस वाले देखे और मैंने सोचा, ठीक है भगवान, मुझे नहीं पता क्या करना है, मैं यहाँ हूँ। मैं फौदा सीरीज की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो आप जानते हैं। आपको लगता है आप फौदा के सीन में हैं? हे भगवान! ठीक है। मैंने सोचा यही मेरा बचने का तरीका है और फिर मुझे लगा ठीक है, ये हमेशा से मेरा मेरा मतलब है, सपना अजीब शब्द है, लेकिन मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी आखिरी सांस इसी धरती पर हो। इज़राइल की धरती। आप पहले से ही ऐसा सोच रही हैं। क्या आप इसे खरीद सकती हैं? ठीक है, बस यही है। कम से कम मैं यही मरूंगी। बस मेरी यही इच्छा है कि मैं एक बार अपने पति और बच्चों से संपर्क कर सकूं। और फिर मेरा दिल एक बार धड़क उठा जब मैंने देखा कि यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं है, क्योंकि जेद्दा सामरिया इलाके में जिस सिम कार्ड का मैं इस्तेमाल कर रही थी उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो हाँ, फिर मैंने पूरा दोपहर अरब आदमियों के साथ बिताया। कुछ लोगों ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। क्या वे ज़ैनब थे? उन्होंने मेरा सारा पैसा ले लिया। वे लोग बेरुखे नहीं थे, पर कुछ वैसे थे। खैर, असहज, मैं कहूँगी अप्रिय। ये ऐसा था जैसे उन्होंने तुम्हारे पैसे लिए। उन्होंने मेरे सारे पैसे चुरा लिए। उन्होंने मेरे सारे पैसे ले लिए। उन्होंने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड तक इस्तेमाल करवाया और उन्होंने मेरे सारे पैसे ले लिए। वे मुझे किसी दुकान पर ले गए। और फिर मुझे अब भी याद है, असल में मैंने एक फ़ोटो ली थी क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मुझे सड़क के उस छोर पर ले चलो जहाँ से मैं सूर्यास्त देख सकूं। तो मेरे पास सूर्यास्त की एक फ़ोटो है और मैं सोच रही थी ठीक है, अब अंधेरा हो रहा है और उनमें से एक आदमी बहुत आक्रामक हो रहा था और वो कह रहा था, आओ चलो ऊपर चलते हैं, हम साथ में चाय पियेंगे। वैसे मैं वहाँ अकेली औरत थी। हाँ, मैं इन सब मर्दों से घिरी हुई थी और मैं सोच रही थी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और फिर मैंने टैक्सी ड्राइवर को देखा। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखा और कहा, तुम, हाँ तुम मुझे अभी यरूशलेम ले चलो। और मुझे नहीं पता क्या हुआ। उसने कहा, ठीक है, उसे छोड़ दो, मैं उसे वापस ले जाऊंगा। यही वो समय होता है जब वे आपका सारा पैसा ले रहे होते हैं। हाँ, वैसे वे ये भी कह रहे थे कि हमें वापस इज़राइल ले चलो, हमें इज़राइल ले चलो। और मैं सोच रही थी, मैं आपको इज़राइल कैसे ले जा सकती हूँ?
और वैसे आप तो हमेशा इज़राइल की आलोचना करते रहे हैं। आप मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे कि इज़राइल कितना बुरा है। तो फिर आप छुप के अंदर क्यों जाना चाहेंगे? तो आप इज़राइल क्यों जाना चाहेंगे? नहीं, हम वहाँ काम करना चाहते हैं। अच्छा, समझ गई। मुझे लगता है कि मेरे भीतर शांति थी और मेरी आवाज़ में अधिकार था, जिसकी वजह से मैं बाहर निकल पाई। मैं इसे एक चमत्कार मानती हूँ। जैसा कि आप समझ सकते हैं, जब मैं यरूशलेम वापस आई तो मैं बुरी तरह विचलित थी। बिल्कुल। मैंने अपने पति को फ़ोन किया और फिर मैं साफ तौर पर बहुत घबराई हुई थी। तो मुझे सच में काफ़ी समय लगा, सच कहूँ तो। इसके बाद कई रातों तक मुझे डरावने सपने आते रहे। आपका अपहरण कर लिया गया था। मेरा अपहरण कर लिया गया था, हाँ। और ये एक चमत्कार था कि मैं बाहर आ गई और उस समय मैं इज़राइल में किसी को नहीं जानती थी। लेकिन जो हुआ उसने मुझे एक प्रेरणा दी। आप जानती हैं, मैंने सोचा ठीक है, मैं जानना चाहती थी कि वहाँ कैसा है। मैंने देखा कि वहाँ कैसा है और मैं इतिहास और बाकी चीज़ों के बारे में और जानना चाहती थी। तो मैंने फिर से बहुत कुछ पढ़ा और फिर मुझे सच में लगा कि ये मेरा उद्देश्य है कि मैं दुनिया के सामने फ़िलिस्तीन नामक झूठ को उजागर करूं। खुशहाली दास, इज़राइल में पहले ही दिन आपका किडनैप हो जाता है हाँ, और आप इसे बार-बार वापस आने की वजह मानती हैं। ये कमाल है। ये 7 अक्टूबर से पहले की बात थी। वैसे मैं पहले ही इज़राइल के पक्ष में बोल रही थी। 7 अक्टूबर की घटना मुझे याद है। मुझे लगा मेरा काम अब आसान हो गया है। वैसे 7 अक्टूबर तक मैं पहले से ही इज़राइल में बहुत सारे लोगों को जानती थी। आप जानते हैं, इज़राइल एक छोटा सा देश है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलवा देता है और मेरे पास पहले से ही ऐसे दोस्त थे जो मेरे परिवार जैसे बन गए थे। तो जब 7 अक्टूबर हुआ तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे और मेरे परिवार को चोट पहुंचाई हो। और तब से ही इज़राइल के पक्ष में लगातार आवाज उठाती रही हो। मुझे लगा था कि मेरा काम आसान होगा क्योंकि अब दुनिया देख सकती है कि इज़राइल ने क्या झेला। एक तरह से हाँ, लेकिन नहीं, हम सब जानते हैं क्या हुआ था। खुशहाली दास, अभी जर्मनी में क्या हो रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि जर्मनी का रवैया एक तरह से दोहरा है। एक तरफ हम देखते हैं कि वे इन प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती से पेश आते हैं। वे उन्हें वो सब करने नहीं देते जो वे अन्य यूरोपीय राजधानियों में करते हैं। वे, आप जानती हैं, उन्हें बंद कर देते हैं। वे उन्हें फ्रॉम द रिवर टू द सी कहने नहीं देते। उनके लिए ये कानून में दर्ज है। ये नरसंहार के लिए एक आह्वान है ना? दूसरी तरफ आपके पास प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं। चांसलर। हाँ, चांसलर, बिल्कुल, चांसलर दोहरी बातें कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं हम यहूदियों की रक्षा कर रहे हैं, देश में कोई यहूदी विरोधी भावना नहीं है। दूसरी तरफ रक्षा सहायता नहीं, बल्कि इज़राइल को रक्षा सामग्री की बिक्री का बहिष्कार कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि बस वो मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि वो किस ओर हैं। अब जब आप एक जर्मन के तौर पर वहाँ हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, तो मैं कहूँगी कि कुल मिलाकर जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, इसे दो-मुहा कहना ही सही तरीका है। मुझे लगता है कि जर्मन सरकार ने यहूदी विरासत संरक्षण के लिए काफ़ी काम किया है। हाँ, और इसमें बहुत खुले तौर पर जैसे नहीं, इज़राइल है, इज़राइल की सुरक्षा है। यही वास्तव में राजनीति का मूल सिद्धांत है। जर्मनी के लिए। आप जानती हैं, हम इज़राइल की रक्षा करेंगे। दूसरी ओर ये सब हाँ, रक्षा मामलों में दोहरे मापदंड हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर सरकारी अधिकारी इज़राइल के पक्ष में हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि ड्यूसलडॉर्फ जैसे शहर में रहती हूँ। ये जर्मनी के सबसे औद्योगिक राज्य की राजधानी है। जर्मनी के सबसे लोकप्रिय राज्य की राजधानी है और हमारे मेयर कमाल के हैं। वे यहूदी जीवन व इज़राइल की रक्षा के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अब हाल ही में हमने देखा कि कुछ लोग ऑनलाइन एक्टिविज्म के क्षेत्र में हैं और उन्होंने मुझसे भी पूछा था, क्या आप हमें कुछ सलाह दे सकती हैं कि हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि वहाँ कुछ भयानक, घिनौने, गंदे ऑनलाइन एक्टिविस्ट हैं जो इज़राइल विरोधी हैं, जो मूल रूप से नोवा में मारे गए लोगों और बंधकों का मजाक उड़ा रहे थे और उनका अपमान कर रहे थे, और वो भी बहुत ही खराब भाषा में। क्या वे दक्षिणपंथ से हैं या वामपंथ से? या फिर दोनों का मिश्रण? मुझे लगता है दोनों का मिश्रण है, हाँ। और वे जर्मन है, मतलब पूरी तरह से जर्मन। तो मैंने कहा, अच्छा जानते हो क्या? चलो संविधान देख लेते हैं। संविधान में लिखा है कि नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल करना या मृतकों का मजाक उड़ाना कानूनन अपराध है। जानते हो, हमने कहा अब बातों का काफी हो गया। हम सीधे पुलिस के पास गए, अदालत में गए और उन्होंने तुरंत उसे बंद करवा दिया। उन्होंने उन्हें बंद करवा दिया। जर्मनी में रहना फायदेमंद है क्योंकि यहाँ नियम कानून है, लेकिन कार्रवाई करनी पड़ती है।
मुझे खुशी है कि हमने ऐसा किया। जानती हो, बोलने और समझाने का समय अब सच में खत्म हो चुका है। हमें कार्रवाई करनी चाहिए। स्वागत है। हमारे पास उचित कानून, मापदंड व सुरक्षा उपाय है। ये आप जानते हैं युद्ध के बाद के युग का परिणाम है। या येट मेरा मतलब है सिर्फ 2025 में जर्मनी में लगभग 9,000 से अधिक यहूदी विरोधी घटनाएं हुई हैं और 2022 की तुलना में इसमें 258% की वृद्धि हुई है। मुझसे डे स्पीगल के लिए लेख लिखने को कहा गया था, इसलिए ये मेरे पास है। आपके दिमाग में ये विचार चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये डरावना है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे जर्मन लोग एक और जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि वे इसे लोकतंत्र पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। और हमारी सड़कों पर अब सुरक्षित महसूस नहीं होता। अब मेरी 3 बेटियां हैं। मुझे कहना पड़ेगा, जब वे मुझे बताती हैं कि वे देर रात वापस आ रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। वैशाली दास, क्या जर्मनी में प्रवासियों को लेकर कोई तीखी बहस चल रही है? मेरा मतलब है, मैंने पढ़ा था कि वे सीरियाई लोगों को वापस सीरिया भेजना चाहते हैं, अब जब वो मुक्त है। क्या यही बहस है? मुझे पूरा यकीन है कि बहस इजराइल को लेकर है। बहस हमसे ज्यादा व्यापक होनी चाहिए। खैर, सरकार जो सत्तारूढ़ सरकार है, उसे इस प्रवासन स्थिति के कारण काफी आलोचना झेलनी पड़ी है। मुझे लगता है कि अब भी अधिकांश लोग कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं इसे जर्मनी का मसीहा सिंड्रोम कहती हूँ। वे दुनिया को बचाना चाहते हैं, हाँ, तो अच्छे लोग दुनिया को बचाना चाहते हैं। इसलिए लोगों को निर्वासित करना शायद उनके लिए थोड़ा ज्यादा कठोर लगता है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि इस पर बहुत बड़ी बहस चल रही है, लेकिन सच कहूँ तो कुछ भी किया नहीं जा रहा है। अपराध की स्थिति कितनी खराब है। आपने कहा कि आपको अपनी बेटियों के रात में अकेले बाहर निकलने से डर लगता है। अब कई यूरोपीय राजधानियों में लोग ऐसा महसूस करते हैं। ये पहले नहीं था। कितनी शर्म की बात है। और मैं अपने शहर में यहूदी समुदाय से मिलती हूँ। यहूदी लोगों के लिए ये सुखद नहीं है। आप सड़कों पर किप्पा नहीं पहन सकते। मैं खुश हूँ कि मैंने एमिट लिखा हार पहना है, पर जानती हूँ कि ज्यादातर लोग हिब्रू नहीं समझेंगे। अगर मैंने डेविड का सितारा पहना होता जब हम बंधकों के लिए रैली करते थे, मैं डर जाती थी। जैसे रैली में, ठीक है, वहाँ पुलिस सुरक्षा होती है, लेकिन रैली के बाद जब मैं अपनी कार तक जाती थी, तो मुझे लगातार इधर-उधर देखना पड़ता था। क्योंकि मैं सोचती थी ये कैसी अजीब सी जिंदगी है। जर्मनी में, हाँ, मुझे खुशी है कि यहाँ की पुलिस बहुत मजबूत है। मुझे हमारी पुलिस पर बहुत गर्व है। लेकिन पुलिस इन सब फ्री फ़लस्तीन कार्यकर्ताओं से सच में तंग आ चुकी है। लेकिन ये बहुत सुखद नहीं है। मैं समझती हूँ। पौशाली दास, कृपया अपनी लिखी किताब के बारे में बताइए, जिसका पिछले साल यहाँ लॉन्च हुआ था और जिसमें शामिल होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। हमें किताब के बारे में बताइए और किस चीज़ ने आपको इसे लिखने के लिए प्रेरित किया। तो मैं काफ़ी समय से भारत के यहूदियों पर एक किताब लिखना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि यहूदी कहानी का वो हिस्सा ज़्यादा जाना पहचाना नहीं था। और आखिरकार, शायद करीब 8 साल पहले, मैं एक भारतीय यहूदी महिला के संपर्क में आई, जो 83 साल की हैं और कनाडा में रहती हैं। हम दोनों की बातें बढ़ी और मैंने कहा, जानते हो क्या, चलो करते हैं। मैं भारत के यहूदियों की कहानी तुम्हारी कहानी से साझा करूंगी, क्योंकि उनके पास प्रवासी जीवन का अनुभव है। इसलिए हमने ये किताब लिखने का फैसला किया। मुख्य रूप से बगदादी यहूदियों की विरासत पर, वे यहूदी जो मध्य पूर्व से आए थे, और वो यहूदियों की भारत आने की आखिरी लहर थी। लेकिन बने इज़राइल भी, जो सबसे प्राचीन समुदायों में से एक है, जो सीधे इज़राइल की भूमि से आए थे। और हमने जिन बातों के बारे में बात की, उनमें से एक ये थी कि भारत में यहूदियों को कभी भी यहूदी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, बिल्कुल सही। ऐतिहासिक रूप से। शायद धरती पर गिनी चुनी जगहों में से एक। बिल्कुल सही। और उनकी जिंदगी अच्छी थी। फिर से, ये ऐसा था जैसे आप जानते हैं, सह अस्तित्व वाले शहर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। असल में मुस्लिम लोग कई बार यहूदी सिनेगॉग्स के केयरटेकर भी होते थे। दोनों में आपसी सम्मान था। लेकिन जब ये बेने इज़राइल परिवार उत्तर अमेरिका चले गए, तो अक्सर उन्हें ऐसा लगता था कि लोग उनकी कहानी जानते ही नहीं हैं, और लोग सोचते थे, क्या आप यहूदी हैं, या आप धर्म परिवर्तन किए हुए हैं, या कुछ और।
और हमने सोचा नहीं चलो इसे लिखते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि 7 अक्टूबर के बाद दुनिया भर के यहूदी लोगों की कहानी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है कि इस कहानी को साझा किया जाए, क्योंकि यहूदी सिर्फ यूरोप में ही नहीं रहते थे। यूरोप में हॉलोकॉस्ट के समय उन्हें कहा गया कि वे पर्याप्त यूरोपीय नहीं हैं। पहले हमें गोरा नहीं मानते थे, अब अचानक हमें और आपको गोरे उपनिवेशवादी कहा जाने लगा है। मुझे पहले कहा जाता था कि पोलैंड वापस जाओ। मैंने पूछा, क्या मैं सच में पोलैंड से लगती हूँ? आप देख सकते हैं वे कितने ब्रेन वॉश्ड हैं। वे किसी भी इंसान को बदनाम कर देंगे जो इज़राइल और यहूदियों के समर्थन में है। हाँ, यही वजह थी कि हमने सिर्फ भारत के यहूदियों की विरासत के बारे में बात करने के बजाय उनके पाक विरासत को भी संरक्षित करने का फैसला किया। तो आपके पास भारतीय यहूदियों की कुछ अच्छी रेसिपीज भी हैं, लेकिन साथ ही आप कहानी भी बता रही हैं, जैसे कि सायोनिज्म इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो ये राजनीतिक सायोनिज्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज हजारों सालों से यरूशलेम की ओर प्रार्थना करते आए हैं और सायोन में रहना चाहते थे। तो हाँ, बिल्कुल। हम भी गोरे नहीं हैं। औपनिवेशिक शासक, हम गोरे औपनिवेशिक शासक नहीं हैं, आपने यही कहा था। खुशहाली दास, आप अब एक और शानदार चीज में भी शामिल हैं। आपके दूसरे लॉन्च पर आकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप यहाँ नहीं रहती, फिर भी काफी व्यस्त रहती हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो निश्चित रूप से मेरे दिल के बहुत करीब है। विदेश मंत्रालय में मेरी भूमिका से भी बहुत जुड़ी हुई है, जो है इंडिया इजराइल नेक्सस। ये मूल रूप से एक सेतु का काम करने वाला संगठन है, संस्कृति के लिए, व्यापार के लिए और हर तरह की चीजों के लिए। हमें बताइए कि आपने ये क्यों किया और अभी क्यों किया। बिल्कुल। तो हमने इसे अपने सह संस्थापक पार्टनर्स के साथ मिलकर शुरू किया, रेविटल मोजेस के साथ, जिन्हें इज़राइल में मोजेस कहा जाता है, जो एक तरह से भारत की अनौपचारिक राजदूत बन गई हैं इज़राइल में। लेकिन वो एक भारतीय यहूदी हैं जो तेल अवीव में रहती हैं। और जॉयस्टन डिमेलो, वो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है। तो वो वास्तव में भारत से कामगारों को इज़राइल लाने के लिए भी जिम्मेदार है। तो उनका पारिवारिक व्यवसाय 20 साल से भी ज़्यादा समय से है। तो हम तीनों एक दूसरे से जुड़े और हमारे विचार भी मिलते जुलते थे। हमने सोचा चलो करते हैं, क्योंकि हम तीनों काम करने वाले लोग हैं, और कहा चलो करते हैं। हम व्यापार और संस्कृति से जुड़े लोगों को एक मंच देना चाहते हैं, समाज से बस एक साथ आने के लिए, क्योंकि हम इसे समझते हैं। और वैसे ये इज़राइल आधारित है, लेकिन हम भारत में इज़रायली दूतावास के साथ करीबी संपर्क में हैं, और वे भी हमारा बहुत समर्थन करते हैं। तो हमें पता है कि बहुत सारे भारतीय इज़राइल में रहते हैं, उदाहरण के लिए, या बहुत सारे इज़राइली हैं जो भारत जाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। हम जानते हैं दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा सहयोग और इज़रायली टेक्नोलॉजी जैसे एग्री टेक, फूड टेक में साझेदारी है। लेकिन ये लोग कहाँ हैं? वे जुड़ना चाहते हैं। हम सब एक दूसरे को जानना चाहते हैं, लेकिन लोग पूरे देश में फैले हैं, इसलिए हमने इन्हें एक साथ लाने का सोचा। और हम बस यही चाहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहां लोग एक दूसरे से जुड़ सकें, शायद नए बिजनेसेस के मौके मिले, वर्कशॉप्स हों। मान लीजिए कोई इजरायली कंपनी भारत में बिजनेस करना चाहती है और वर्कशॉप करना चाहती है कि यहाँ बिजनेस कैसे होता है, हाँ, और इसी तरह इसका उल्टा भी। मुझे लगता है अब सही समय है। जैसा आप जानती हैं, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ थे, कई एमओयू साइन हुए हैं और व्यापारिक समझौते होने हैं। आप जानती हैं, मैं खुद गल्फ इजराइल विमेन और यूएई इजराइल बिजनेस काउंसिल में शामिल हूँ। और बहुत सारे दिलचस्प अवसर हैं, जैसे I2U टू इजराइल, इंडिया, यूएसए, यूएई और आईमेक, इजराइल मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर। तो मुझे लगता है कि इंडिया और इजराइल के बीच सहयोग का भविष्य बहुत उज्जवल है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने लोगों के बीच शांति, सामान्य रिश्तों और जुड़ाव के पर यह मंच बनाया है। मुझे लगता है कि ये बेहद ज़रूरी है। हाँ, और साथ ही आप जानते हैं, जैसे डिफेंस और ड्रिप इरिगेशन के लिए, जिसके लिए इजराइल भारत में जाना जाता है, ये अच्छा है। और सरकारी अधिकारी हाथ मिला सकते हैं, ये सब अच्छा है। लेकिन आखिरकार लोग किसी देश को तभी जान पाते हैं जब आम लोग एक साथ आते हैं, जुड़ते हैं, साथ में खाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। तो यही तरीका है, आप जानते हैं, किसी रिश्ते को बनाए रखने का। तो वास्तव में हम इसी की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है ये शानदार विचार है। कमरे में कई बेहद महत्वपूर्ण लोग थे।
पूर्व राजदूत, वाणिज्य मंडल के प्रमुख और ऐसे लोग जिनके दिल में भारत इजराइल के लिए आपसी प्रेम है। हाँ, मैं उत्साहित हूँ कि ये हमें कहाँ ले जाएगा और इस क्षेत्र का भविष्य कैसा होगा। हाँ। मैं उत्साहित हूँ देखने के लिए कि आप आगे क्या करेंगी पाउशाली दास, क्योंकि आप हमेशा शानदार काम करती हैं। आप कभी-कभी एक प्रतिकूल माहौल में भी एक दृढ़ समर्थक हैं। आप 5 बच्चों की माँ हैं, आपके पास करने को बहुत कुछ है। आप जानती हैं मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कोई काम हो जाए तो उसे किसी व्यस्त व्यक्ति को दे दीजिए, तो वो आप हैं और मैं भी हूँ। बिल्कुल। तो पाउशाली दास, अंत में आपके द्वारा किए जा रहे अद्भुत काम के लिए धन्यवाद। इज़राइल के साथ हमेशा खड़े रहने और हमें भी अपने लोगों की तरह देखने के लिए धन्यवाद। और अगली बार जब आप इज़राइल में होंगी, तब आप जो और भी रोमांचक काम करने वाली हैं, उनके लिए भी। हाँ, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।